अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर की 2 मुख्तलिफ अदालतों ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन अपनी अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर पहले सेशन अदालत और फिर बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ने FIA के मुकदमे में जहांगीर तरीन और दीगर की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। अदालत ने बगैर इजाज़त तफ्तीशी अफसर की तब्दीली पर इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। बैंकिंग कोर्ट के जज के तबादले की वजह से जहांगीर तरीन और उनके बेटे की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में बैंकिंग कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है। जहांगीर तरीन कहते हैं 2-2.5 महीने से पेशियां चल रही हैं, अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए था। हमारे साथ सियासत ना की जाए। अली जफर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। किसी हुकूमती रुकन से मुलाकात नहीं हुई। कुछ बातें मालूम हैं जो अभी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते। खान साहब ने वादा किया कि एक आज़ाद पार्टी के रुकन को, सीनियर रुकन को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी कह सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। जो भी अली जफर साहब ने रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपका वजीर आजम आपके साथ। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कोशा। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अवाम के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। सियासी मुखालफिन की हर साजिश नाकाम बनाने का अज़्म दोहराया। कहा 2 साल बहुत मुश्किल थे। PDM का मकसद कौम के लिए होता तो हमारी हुकूमत गिरा चुके होते। PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है आवाज। इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। जिनकी साइकिलों की दुकान थी, उनके यहाँ लंदन मेफेयर में बेंटले और रोल्स रॉय के अलावा गाड़ी नहीं है। जब आप कौम की इखलाकियात खत्म करते हैं, जब कहते हैं जी अगर खाता तो लगाता भी है, जब वो जी एक वो जरदारी सब पे बाहरी, इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं इनकी करप्शन पे, इनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं BBC के ऊपर। पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया पैसा बना के, अब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पैसे को बचाने के लिए। ये भी वो शुगर माफिया है। उन्होंने कहा जी FIA कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। इतने ताकतवर लोग जब जेल में जाके फिर धमकियां देते कि इमरान खान तुम्हें भी हम देख लेंगे। ये पहले कभी इन्होंने जेलों के चक्कर नहीं लगाए। ये इस दौर में हो रहा है। ये एक जिहाद का नाम है। ये हम लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जो इन्होंने इस मुल्क से फ्रॉड किए, चोरियां की हैं, डाके मारे, जुर्म किया है, इनको इस जुर्म की सजाएं दिलवानी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि PDM में आज भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी चल रही है। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रहे। पार्लियामान में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने की बात हो रही है। PDM कंफ्यूजन का शिकार लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मईशत से मुतालिक हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को झूठ करार दे दिया। इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के साथ दीवार बन के हम इनका मुकाबला करेंगे। We have not at any point in time expressed any desire to return Pakistan Democratic Movement. हमने टाइम साथ गुजारा है तो अच्छा नहीं लगेगा कि अब हम एक दूसरे के बारे में बुरे भला कहे। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं। आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं और सब मिलके इस PTI में बजट के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। PDM के पॉइंट्स पे वो PDM खुद अमल नहीं करेंगे तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं।
हम तो साथ शायद बैठ नहीं रहे हैं एक ही कमरा में, लेकिन हम पॉइंट्स पे इत्तेफाक रखते हैं। मईशत के बारे में जो बयानियाँ हैं वो झूठ पे बुनी है। हुकूमत के नुमाइंदे ऐसे लगता है कि वो किसी और मुल्क का मईशत के बारे में जिक्र कर रहे होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है ANP और पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं। जो जमातें मंशूर पर अमल कर सकती हैं वो PDM का हिस्सा है। मुआशी हालात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं। हालात बेहतर होते तो महंगाई में कमी आनी चाहिए थी। शाहिद खाकान ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को जूता नहीं मारा। असेंबली में स्पीकर जबानबंदी करेगा तो उसका इजहार जरूरी है। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला PDM के हवाले से एक क्लोज इशू है। तो बात खत्म हो गई है। उन्होंने PDM को छोड़ दिया है, अपना रास्ता अपनाया है। उनको अपना रास्ता मुबारक हो। हम जो देखते हैं तो ना मुकन्नन आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। आज मुल्क की बदनसीबी है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये इल्म नहीं है कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं। GDP थी 2018 में, आज हम उससे पीछे हैं। ना मैंने स्पीकर को भी जूता मारा है। जो कुछ पार्लियामान में होता है पार्लियामान के अंदर रहता है। पार्लियामान में जज्बात की बातें होती हैं। स्पीकर जबानबंदी करेगा तो फिर उसका इजहार करना जरूरी होता है। जहाँ तक PDM की बात है, किसी को नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। मैं जब तक PDM का सेक्रेटरी जनरल हूँ, PDM के फैसलों पर अमल दरामद करना, उसका दिफा करना मेरा काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज़ हैं। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। उनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया। दोनों के लिए मशवरा है कि बात करने से पहले रिकॉर्ड देखें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। $500 मिलियन के हुसूल के लिए पाकिस्तान का पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि 30-35 साल के दौरान पाकिस्तान मुसलसल पीछे गया। हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया, हत्ता कि बांग्लादेश ने भी हमें पीछे छोड़ दिया। इसकी बुनियादी वजह लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ना होना है। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि 10 साल में वो करने जा रहे हैं जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। पिछले 30-35 साल हैं ये, इसके अंदर यानी मैं अपना बताता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये जो 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ, हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। लेकिन जो सबसे हैरत अंदाज चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही में जाती है। हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। और जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर और बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़े सगीर में महंगी बिजली है। चलो चलो कोई चलो, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ ट्रस्ट की गैर मुनाफा बख्श हैसियत को तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त पर अपील का 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, क्या मामला है ये? जी, जो शरीफ ट्रस्ट है इसकी गैर मुनाफा जो हैसियत थी उसको तब्दील किया गया था, जिस पर जो शरीफ ट्रस्ट है उसने एक अपील दायर की थी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास। लेकिन वो अपील जो है वो मुस्तरद हो गई, जिसके बाद उस अपील के खिलाफ एक और अपील चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास फाइल की गई थी, लेकिन उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। शरीफ ट्रस्ट के जो मैनेजर की तरफ से दरख्वास्त है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर ये गैर मुनाफा जो हैसियत है इसकी उसको ख़त्म किया जाता है तो उस सूरत में उन पर कई टैक्सेस लागू होंगे। अदालत ने अब इस दरख्वास्त पर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को हिदायत की है कि वो इनकी अपील का 2 हफ्ते में फैसला करें। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहिद।
अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मुलाकात के लिए कुछ देर में इस्लामाबाद रवाना होंगे। उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में 2 अहम इजलासों में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद तलब कर लिया उस्मान बुज़दार को। वज़ीर आला पंजाब मुलाकात के लिए कुछ ही देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो 2 अहम इजलासों में शिरकत भी करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, अहम मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार के दरमियान। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने पंजाब पुलिस के साबिक SP सैयद हसीब हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम ने 14 में से 12 जायदादें गैर कानूनी आमदन से बनाई हैं। बिल्कुल ये अहम खबर है, आपको बताएं नैब रावलपिंडी ने पंजाब पुलिस के साबिक SP सैयद हसीब हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम ने 14 में से 12 जायदादें गैर कानूनी आमदन से बनाई हैं। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी ने रेफरेंस एहतसाब अदालत रावलपिंडी में जमा करा दिया। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, क्या डेवलपमेंट हुई इस केस में? देखिए, साबिक SP हैं पंजाब पुलिस के सैयद हसीब, जिनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर किया गया है। बुनियादी तौर पर उन पर इल्जाम ये लगाया गया है कि उन्होंने दौरान सर्विस गैर कानूनी तरीके से और नामालूम ज़राए आमदन से अपनी 14 मुख्तलिफ जायदादें बनाई हैं, जिसमें से 12 तो गैर कानूनी आमदन से बनाई गई हैं। नैब रावलपिंडी ने अपने रेफरेंस में ऐसा कहा है और ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की जानिब से नैब रावलपिंडी को शिकायत मौसूल हुई थी SP के खिलाफ कि इनके जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद नजर आ रहे हैं। और नैब का यह कहना है कि साबिक SP ने 1978 में पंजाब पुलिस को बतौर ASI ज्वाइन किया था और 2002 में DSP और 2010 को SP के ओहदे पर तैनात हुए। और बतौर पुलिस अफसर मुलजम हसीब हुसैन की जो मुकम्मल तनख्वाह है वो 92 लाख रुपए बनती है, लेकिन इनकी जो 14 जायदादें हैं वो करोड़ों रुपयों में हैं। इसलिए उनके खिलाफ जो सेक्शन 9A5 के तहत आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर करते हुए नैब ने यह कहा कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुहेल। मुल्क में कोरोना से अमवात और मुस्बत केसेस में नुमाया कमी। एक दिन में 43 अफराद जाँ बहक, 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद से अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। एहतियात का फल मिलने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे मरहलावार खुलने लगे। पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस हो रही हैं, तो इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। पेशावर और लाहौर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं अब्दुल रहमान की जानिब। जी, पेशावर से अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान, बताएगा 2.5 महीने के बाद सुबह क्या सूरत हाल रही? बच्चों की स्कूल जाने के लिए आंखें खुली या फिर सोते रह गए ज़्यादातर बच्चे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2.5 महीने के बाद जब स्कूल खुले, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो गलती है वो हुकूमत की है। तकरीबन गए जो है नोटिफिकेशन स्कूल खोलने का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से आज सुबह जब हम गए स्कूल विज़िट किया तो वहाँ असातिज़ा ज़्यादा थे और बच्चे कम थे। बल्कि पूरे स्कूल में सदर का मरकजी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 है, वहाँ सिर्फ 6 स्टूडेंट आए हुए थे। इसी तरह जो दीगर स्कूल है वह भी यही सूरत हाल है। तो उसकी जो बड़ी वजह है नोटिफिकेशन से जारी होना है कि इसी तरह जो असातिज़ा थे उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ 2 क्लासें आ रही हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं, जबकि इसके बाद जब बोर्ड इम्तिहानात 23 जून से शुरू होंगे, मुतवक्क 23 जून शुरू होंगे, तो उनके इम्तिहानात होंगे 10वीं और 12वीं के। उसके बाद 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उनके इम्तिहानात जुलाई में शुरू होंगे। तो देखना यह है कि अभी से लेके 9वीं और 11वीं की क्लासें कब शुरू होती है वो उसका इंतज़ार है। और जो वालिदैन हैं उनका यही कहना है कि उनको रिलीफ दिया जाए ताकि बच्चे पढ़ने जा सके। इसी तरह असातिज़ा जो है चाहे वो जिस क्लास के भी हैं उन तमाम की हाजिरी जो है वो लाजमी है। तो यही वजह है कि आज हमने देखा कि जो हाजिरी है वो लाजमी है। बिल्कुल अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में दानियाल मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी दानियाल, क्या सूरत हाल है? कितनी अटेंडेंस रही है आज? जी बिल्कुल सर, सूरत हाल लाहौर की इस टाइम ये है
के जो स्कूल्स हैं वो खोल दिए गए हैं और 10वीं और 12वीं क्लासेस के जो तलबा हैं उन्होंने स्कूल आना शुरू कर दिया है। अब उनका दिल कर रहा था स्कूल आने का, ये नहीं कर रहा था, वो तो तलबा ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त पंजाब के अंदर जो केसेस हैं उनमें नुमाया कमी देखने में आई है, जिसकी वजह से अब हुकूमत ने फैसला किया है। अब कल शाम को नोटिफिकेशन किया गया था, इसीलिए स्कूल के अंदर जो तलबा की अटेंडेंस है वो खासी कम जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो स्कूल खोले गए हैं, यानी कि आज जो बच्चे इस क्लासरूम के अंदर आए हुए हैं वो कल नहीं आएंगे और कल जो है वो दूसरे तलबा आएंगे 50% अटेंडेंस के साथ। तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जान लेते हैं। एक तो मैट्रिक के इम्तिहान आ रहे हैं आगे, तैयारी कैसी है आपकी? स्कूल आने का दिल कर रहा था? जी बिल्कुल, हमारी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल काफ़ी देर बंद रखे। हमारा दिल बहुत कर रहा था आने का, लेकिन इन्होंने अच्छा किया कि स्कूल खोल दिया और हमारी तैयारी हो गई। हमारे साथ साथ इतने काबिल हैं कि हमारे इस महीने में हमारी तैयारी करवा दें और आगे हम ताकि से जो है वो इम्तहानात तलबा शुरू हो रहे हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं कि स्कूल हमारा आने का दिल कर रहा था, तो 26 जून से इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होंगे और इसी के बाद फिर जुलाई में जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात होंगे, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर फैसला किया गया है कि पंजाब में ये स्कूल्स 10वीं और 12वीं के खोल दिए जाएँ। जी बिल्कुल, ऑल्टरनेट डेज़ में बच्चों को बुलाया जा रहा है और यकीनन एहतियात किए तो उसके अब समरात मिलना शुरू हो गए हैं। पंजाब और KPK में स्कूल्स अब मरहलावार खोलना शुरू कर दिए गए हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे थे पेशावर से अब्दुल रहमान और लाहौर से दानियल उमर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो राजनपुर में ऑनलाइन इम्तहानात के लिए एहतजाज करने वाले तलबा पुलिस से उलझ पड़े। झगड़े के दौरान पत्थर और बोतलें लगने से 3 एहलकार जख्मी हो गए। बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास गबोल हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, बताइएगा क्या सूरत हाल रही, क्या मामला था? जी बिल्कुल, जो तलबा हैं वो इम्तिहानात के खिलाफ उनका जो है आज उन्होंने मोहम्मदपुर के करीब इंडस हाईवे पर एहतजाज शुरू किया, तो कराची से पेशावर जाने वाली जो कौमी शाहरा है वो ब्लॉक हो गई। इस दौरान पुलिस ने आकर जो रोड क्लियर कराने की कोशिश की तो स्टूडेंट जो है मुश्तल हो गए और उन्होंने पुलिस पर जो है शदीद पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हुए और दूसरी जानिब 2 स्टूडेंट भी जख्मी हुए। कराची से पेशावर जाने वाली जो ट्रैफिक है, रोड है, वो अभी तक ब्लॉक है और जो मुसाफिर हैं वो परेशान है शदीद गर्मी की हालत में। जी दूसरी जानब स्टूडेंट का यही कहना है कि इम्तिहानात की तैयारी भी नहीं कराएगी और इम्तिहान जिसके लिए हम कतई नहीं तैयार होते इम्तिहान जो है ऑनलाइन एहतजाज किया जा रहा है अपने मुतालबात के हक में। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इलियास। रवा माह कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। क्या ये सरकारी आदादोशुमार दुरुस्त है या फिर कराची के शहरी सरकारी जुर्मानों के अलावा भी जुर्माने भर रहे हैं? जानते हैं साथ साबरी की इस रिपोर्ट में। अगर लॉकडाउन इसी तरीके से चलता रहा तो मुल्क का सारा कर्जा पुलिस और शहरी इंतजामिया मिलकर उतार सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ मीम्स गर्दिश कर रही हैं। ये मीम्स हकीकत के कितना करीब हैं, चलिए सरकारी रिकॉर्ड के आईने में देखते हैं। कराची में रवा माह 1 करोड़ 18 लाख 27 हज़ार और 200 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 3,856 दुकानें भी सील कर दी गई। अगर शहर के उन अजला की बात की जाए जहां सबसे ज़्यादा जुर्माने आयद किए गए, तो उनमें सर फहरिस्त जिला शर्ती है, जहां पर 55 लाख 87 हज़ार रुपए के जुर्माने आयद किए गए और 291 दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी सील कर दिए गए। उसके बाद जिला जुनूबी में 20 लाख 52 हज़ार रुपए के जुर्माने और 2418 दुकानें और शॉपिंग मॉल्स सील कर दी गई। बिल्कुल इसी तरह जिला वस्ती में भी 20 लाख 32 हज़ार रुपए के जुर्माने आयद किए गए और 355 दुकानें भी सील कर दी गई। जबकि बाकी चारों अजला यानी मलीर, कोरंगी, केमाड़ी और जिला गरबी में कुल मिलाकर 797 दुकानें सील की गईं और जुर्माने की मजमूई रकम 21 लाख 85 हज़ार रुपये है। मगर कराची के शहरी तो इस बारे में कुछ और ही सोचते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट में हम रिक्शे वाले चल रहे हैं, स्कूटर वाले चल रहे हैं, ये तो इनसे एक दिन में 1 करोड़ रुपए वसूल कर लेते हैं। ये बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, इनसे जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से तो एक बंदे से भी अगर ये 50 रुपये ले लें तो ये तो करोड़ों रुपए दिन में बन जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन में पकड़ते हैं और चालान करते हैं, पैसे लेते हैं। ये तो आबादी के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो देखा जाए तो तकरीबन करोड़ों के हिसाब से ये लोग पैसे ले रहे हैं। पैदागिरी कर रहे हैं खुलेआम,
रिक्शे वालों को भी तंग करते हैं, गाड़ी वाले को, बाइकों वालों को तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले रोकते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं जगह जगह। लाखों अरबों रुपए का ये इनके जेबों में जा रही है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि लॉकडाउन लग गया। जिन्होंने पैसे दिए उनको चप्पड़ में जाके 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये, किसी से 1 लाख कर ले, आधा शटर खोल लो, पूरा शटर खोल लो। इसी तरीके से चल रहा है काम। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आवाम जाने या सरकार जाने। सरकारी नंबर्स तो बताते हैं कि इस रकम से मुल्क तो दूर एक यूसी भी नहीं चल सकती, मगर कुछ शरारती शहरी कहते हैं कि बट पकड़ और खर्चा पानी जैसे पैसा वसूली के दरबारी आंकड़े सरकारी आंकड़ों से बहुत आगे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आदिफ के साथ ताज साबरी, समा, कराची। कोरोना वायरस कहां से फैला, कैसे फैला, तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी मुतालबा कर दिया। बरतानिया के वजीर बराए वैक्सीन नाज़िम उज़्ज़ाहवी का कहना है कि वबा की शुरुआत से मुतालिक आलमी इदारे सेहत को मुकम्मल तहकीकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। नाज़िम उज़्ज़ाहवी के मुताबिक बरतानवी जासूस समझते हैं कि मुमकिन है कोरोना वायरस की आलमी वबा की इब्तिदा वुहान में किसी चीनी लेबॉर्ट्री में होने वाली लीक से हुई हो। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि मुस्तकबिल में आलमी वबाओं से निपटने में मदद मिल सके। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा फैलने से पहले नवंबर 2019 में वुहान की एक लेबॉर्ट्री के 3 साइंसदानों को कोरोना की अलामत के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया था। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कुवैत का वीज़ा 10 साल बाद बहाल कर दिया गया। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। रोजगार चाहिए तो चलो चलो कुवैत चलो। पाकिस्तानियों के लिए 10 साल बाद कुवैत का बिजनेस और फैमिली वीजा फौरी बहाल। ये बड़ी कामयाबी मिली वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को। दौरा कुवैत में खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन वीजा भी ले सकेंगे। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीजे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बड़ी पेशरफ्त हुई। कुवैती वज़ीर आज़म सबाह अल खालिद अल हामिद अल सबाह से शेख रशीद की मुलाकात में तय पाया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को कुवैती वीज़ा मुआहदे के मुताबिक जारी किया जाएगा। शेख रशीद ने मुअज़्ज़िज़ मेज़बान को बताया कि तमाम पाकिस्तानी कुवैत को अपना दूसरा घर समझते हैं। कुवैत की अव्वलीन तरक्की में भी पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार है, लेकिन वीज़ा बंदिश से पाकिस्तानी खानदानों और कारोबारी तबके को शदीद मसाइल पेश आए। वर्कर्स वीज़ा बहाल होने से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कारोबारी वीज़ा बहाली से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी मरासला भी कुवैती हम मनसब को पेश किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाक कुवैत ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित, दोनों मुल्कों के अवाम में प्यार और एतमाद का रिश्ता है। बुलेटिन में आगे देखिए, मछेरा बना लखपति। कोरोना का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुलतवी किए जाए। एनसीओसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कोरोना वबा के फैलाव का खदशा, एनसीओसी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 2 माह तक मौखर करने की सिफारिश कर दी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को लिखे गए खत में कहा है कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर इज्तिमात और सियासी सरगर्मियां होती हैं, जिससे वबा के फैलाव का खदशा है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, इलेक्शन मौखर किए जाएं। इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने सर जोड़ लिए। टेलीफोनिक गुफ्तगू में राजा फारूक हैदर ने कहा, इंतखाबात मुलतवी करना एनसीओसी या इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। रियासत में खाना जंगी, बैरूनी जारियत या सिविल नाफरमानी पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कोरोना केस कम हो रहे हैं। इंतखाबात के इल्तवा की बात समझ से बालातर है। इलेक्शन इल्तवा का इख्तियार आईनी तरमीम के जरिए कानून साज असम्बली को है। पीटीआई सियासी फायदे के लिए इंतखाबात मुलतवी करना चाहती है। शहबाज शरीफ का कहना था, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के आईन और कानून के साथ खड़ी है। कोई गैर आईनी हथकंडा कबूल नहीं किया जाएगा। कराची बल्दिया टाउन में शौहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। कयूमाबाद से भी एक खातून की गोली लगी लाश मिली, जबकि जौहर मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जान से गया। पुलिस के मुताबिक बल्दिया टाउन जंगल स्कूल के करीब 35 साला इरम शहजादी को उसके शौहर ने सर में गोली मारी और फरार हो गया। उधर कयूमाबाद से खातून की गोली लगी लाश मिली है, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जौहर मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर काजी वजी नामी शख्स जान से गया, जबकि दूसरा जख्मी हुआ।
तरफ भी आपको बताएं कि मुल्तान में कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटे गुजरने के बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग ने फैक्ट्री के 5 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया है। 2 गोदामों की छतें भी गिर गई हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद, 46 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और आज आग को जो है ये तीसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन हवा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से आग बुझाने में रेस्क्यू को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हज़ारों जो रुई की गांठें थीं वो जलकर राख हो गई। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो जो फैक्ट्री की जो दीवारें हैं वो अब गिरना शुरू हो गई हैं। जो दीवारें गिरी हैं उसकी वजह से जो मकानात थे, साथ आबादी थी, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जानी नुकसान तो कोई नहीं पहुँचा, लेकिन जो घर हैं वो काफ़ी मुनहदम हुए हैं। जो इलाका मकीन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका ये कहना है कि जो आग लगी है उसको जो है बुझाने के लिए जो है मज़ीद इक़दाम किए जाएँ ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। लेकिन यहाँ पर जो है बिजली का जो निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और शहरियों को भी, जो अहले इलाका हैं उनको भी, यहाँ जो फैक्ट्री के नज़दीक जहाँ रिहाइश पजीर हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है ताकि मज़ीद किसी जो नुकसान है उससे बचा जा सके। लेकिन आग की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और रेस्क्यू जो है अभी तक आग पर काबू नहीं पा सकी। जी, 3 दिन के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया राशिद। आगे बढ़ते हैं, मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर दे, जहां जमींदार ने बकरियां खेत में आने पर चरवाहे को जंजीर से बांध दिया। जुल्म की दास्तान मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। दीवान, बताएगा ये क्या माजरा है? बिल्कुल फराज, देखें ये अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो ये मंडी बहाउद्दीन में थाना मियाना गोंदल के इलाके गढ़काई में पेश आया, जहाँ जो है वो बकरियां खेत में क्यों आई, कमसिन चरवाहे को जो है वो जिम्मेदार ने जंजीरों में जकड़ दिया। बकरियां जो है वो चरवाहा जो है वो कमसिन चरवाहा खेतों में बकरियां जो है वो चरवा रहा था कि अचानक जो है वो उसकी बकरियां जो है वो जिम्मेदार के खेतों में चली गई, जिसके ऊपर जो है वो जिम्मेदार तीखा हो गया और उसने जो है वो कमसिन चरवाहे को पकड़कर जंजीरों में जकड़ दिया। कई घंटे तक इसको जो है वो जंजीरों में जकड़ा गया। उसके बाद जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करके इस कमसिन चरवाहे को जो है वो बाजियाब कराया। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है। देखिए फराज, तो पुलिस का यही कहना है, पुलिस हुकाम का, कि जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो ठीक है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीवान आदिल। कराची में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पाकिस्तान बने 70 बरस से जायद का अरसा बीत गया, मगर मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची पीने के पानी को आज भी तरस रहा है। नॉर्थ कराची के कई इलाकों में घरों के नलकों में पानी भी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर माफिया के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं टैंकर्स पर गुजारा करना पड़ता है। डिवाइडिंग रोड चल रहा है सेक्टर 10 का, इसमें एक साइड पे फ्लैट है और एक साइड पे घर है। पानी कभी आ गया तो आ गया। इस साइड पे तो 10 साल हो गए फ्लैटों की पट्टी चल रही है सेक्टर 10 के अंदर, वहाँ तो 10 साल से पानी आया ही नहीं है बिल्कुल भी। पानी की बहुत बुरी सूरत हाल है। मतलब ये कि कभी गंदा पानी आ जाता है और महीनों महीनों पता नहीं होता पानी का। वाफर मिकदार में आ रहा है, लेकिन गटर का आ रहा है, वो वाला पानी नहीं आ रहा जो जिससे हम ना पी सके। उसके लिए हमने टैंकर लेना होता है। टैंकर्स ड्राइवर के मुताबिक फी टैंकर सरकारी रेट 1300 रुपये मुकर्रर है। पहले यहाँ गाड़ियाँ हमारी काफ़ी होती थी, अभी 2-4 गाड़ियाँ हैं। ये रात को क्रिशफ्रांट से भरी हैं, बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारा कंप्लेन वही 1300 रुपये चल रही है, बाकी 1500-1600 रुपये रेट चल रहा है। शहरी सवाल करते हैं आखिर उन्हें टैंकर माफिया से निजात कब मिलेगी, उनके नलकों में रवानी से पानी कब आएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो कहीं पानी का मसला, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल। कराची का इलाका मंगोपीर मसाइल का गढ़ बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल, गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार, मकीनों को पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। मेरा नाम साजिद रिंद है और मखुरानी पाड़ा आजी महमूद गोड के मैं रिहायशी हूँ। सबसे बड़ा बुनियादी मसला मंगोपीर के अवाम के लिए पानी का मसला है। पर पिछले 7-8 महीने से यहाँ के अवाम जो है पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं और यहाँ के बच्चे, ख़वातीन जो है पानी के लिए दर बदर टोकरे खा रही है। मंगोपीर का रोड कंट्राट का मंजर पेश कर रहे हैं। ये मंगोपीर के अवाम के साथ
मंगो पीर के तजारती लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, मकामी नुमाइंदे हैं, MP है, MNA, जिसका ताल्लुक MNA का PTI से है, और MP है हमारा जो है हमारा MQM से ताल्लुक़ रखता है, और सूबाई हुकूमत आपको पता है पीपल्स पार्टी की है। ये लोग इन पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। बारहा इनसे कहा गया कि इस मंगो पीर के से मकरानी पाड़ा हाजी महमूद गोट के देरीना मसला पानी को हल किया जाए, यहाँ के रोड के मामला को तय किया जाए, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रहती है। और अब आपको बताएं कि 2 माह से तनख्वाहों से महरूम फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। शहर की सफाई भी नहीं की जा रही। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद हैं। अहद, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन मुलाजमीन के? जी बिल्कुल, पूरे शहर को साफ सुथरा रखने वाले सेंट्री वर्कर्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। एक बार पहले भी सेंट्री वर्कर्स ने एहतजाज की धमकी दी, लेकिन कोई मुतालबा नहीं माना गया। उसके बाद हुकूमत की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, तब भी सेंट्री वर्कर खामोश रहे। लेकिन अब इनका जो बर्दाश्त का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। हमारे साथ लेबर रहनुमा मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, यहाँ पे जो हमारे सेंट्री वर्कर हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। बैंकों ने इनसे 33% पर लोन दिया हुआ है। जब 2 माह की सैलरी बैंक अकाउंट में आएगी वो तो सारी 33% वहाँ पे कट जाएगी, अगर इनकी तनख्वाहें फौरी जारी ना की गई। इसके साथ साथ हम ये आज तो हमारे सेंट्री वर्कर आए हैं, हम पावरलूम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भट्टा जात के मजदूरों को लेकर भी इन मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। बिल्कुल, तकरीबन 3500 सेंट्री वर्कर्स हैं। जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इनका ये कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा। जी। खिदमत आपकी दहलीज पर हुकूमत पंजाब ने शहर के मसाइल हल के लिए प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। शहरी एप्लीकेशन के जरिए हुकूमत को मसाइल बता सकेंगे। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का एक और शाहकार खिदमत आपकी दहलीज पर, जिस पर आप करवा सकते हैं अपने इलाके की शिकायत दर्ज। मसला कूड़े का हो या फिर साफ पानी का, तस्वीर बनाएं और मोबाइल से शिकायत जमा करवाएं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वजह ये होती है कि इस तरह की मुहिम जब चलाई जाती है तो उससे बहुत बेहतरी आती है। खिदमत आपकी दहलीज पर हुकूमत और इंतजामिया तो इस एप्लीकेशन के गुण गाते दिखाई देते हैं, मगर इसको इस्तेमाल करने वाले इससे कितना मुतमिन हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कुर्बान लाइन के करीब की आबादी में रहने वाले 12 साला शहरोज के पास भी खेलने की कोई जगह नहीं बची, क्योंकि इसके छोटे से ग्राउंड में कूड़े का ढेर लग चुका है। बैट बॉल खेलते हैं और इधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो मैं और मेरे दोस्त इधर ही खेलते हैं कचरे में। वज़ीर आलम से ख्वाहिश है ये कचरे को यहाँ से उठाया जाए। इसी आबादी के रिहायशियों ने इन मसाइल की शिकायत तो दर्ज करवाई, मगर सुनवाई न हो सकी। ये खिदमत ऐप जो मुतारिफ कराई है आपके सामने, मैंने कंप्लेंट डालने की कोशिश की। शहरी तो अपने मसाइल का बर वक्त हल चाहते हैं और इंतजामिया पुर उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन से इनकी शिकायत का बर वक्त अजाला हो सकेगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। तो प्रोग्राम्स तो इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल भी तो हो। खिदमत आपकी दहलीज पर लाहौर में प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। पहले हफ्ते में सफाई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार गुलबर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी दानियाल, अपडेट कीजिए, इस खिदमत से शहरी कितने मुतमईन हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज़ जो प्रोग्राम है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जो 3 हफ्ते मुख्तस किए गए हैं, उसमें पहला हफ्ता जो है उसमें सफाई की जो कैंपेन है उसको चलाया जा रहा है। जो कैंपेन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा उठाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में कूड़ा जो है अभी भी नज़र आ रहा है। अहले इलाका बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि हमारी जो आवाज़ है वज़ीर आला पंजाब तक, हुकूमत तक पहुँचाई जाए और ये उनको बताया जाए कि हमारे इलाके से भी इस प्रोग्राम के तहत जल्द से जल्द जो कूड़ा है उसको उठाया जाए, क्योंकि साथ ही कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर दुकानें हैं खाने पीने की, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताफुन फैल रहा है, बदबू फैल रही है और उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस कूड़े को साफ़ किया जाए और हमारे लिए भी ज़िंदगी आसानियाँ की जाएँ। जी ठीक है दानियाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे चलकर आपको मिलवाएंगे क्लासिकल गाड़ी के शौकीन नौजवान से।
ओगरा ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा करने जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पेट्रोल के साथ साथ मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी तब्दील ना करने की तजवीज़ दी गई है। समरी मंजूर हुई तो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 110 रुपये 76 पैसे से बढ़कर 115 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। और अभी आपको बताया कि कराची में मुर्गी का गोश्त 3 दिन सस्ता रहने के बाद फिर महंगा हो गया। क्या भाव है जानते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात कर लें तो इस वक्त शहर के अंदर मुर्गी का गोश्त 400 रुपये से लेकर 440 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि यही मुर्गी का गोश्त अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 600 रुपये से कम होकर 360 रुपये से लेकर 380 रुपये फ़ी किलो के दरमियान आ गया था। यानी कि फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 से 210 रुपये की कमी आई थी। ये अचानक से एक बहुत बड़ी कमी थी जो देखने में आई थी, पर ये ज़्यादा देर बरकरार ना रह सकी। जब इस अचानक कमी की वजह और फिर इजाफे की वजह हमने मालूम करना चाहिए, पोल्ट्री एसोसिएशन वालों से हमारी बात हुई, फार्मर्स से हमारी बात हुई, तो उनका ये बताना था कि बहुत बड़ी तादाद में मुर्गी जो है वो सिंध से, पंजाब से, दूसरे सूबों से अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की जाती थी। पर पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें ये जो एक्सपोर्ट थी इसको बंद किया गया, इसको बैन किया गया, जिसके बाद अचानक से मुर्गी की जो कीमतें हैं वो गिरना शुरू हुई ताकि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में मुर्गी का गोश्त खरीद सकें। पर हमने ये देखा कि फ़ैसले के पर सिर्फ 1 से 2 दिन ही अमल हो सका। उसके बाद से दोबारा मुर्गी का गोश्त जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब हमारी अभी दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक दिन मुर्गी का गोश्त जो है वो 200 रुपये कमी पर आया था, पर अब दोबारा से 10 रुपये 15 रुपये फ़ी किलो में इजाफा होता चला जा रहा है। जी साबरी अपडेट कर रहे थे। बकरीद अभी दूर है लेकिन मुनाफाखोरों ने अभी से चाल बनाना शुरू कर दी। 20 से 25 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर अब 60 से 80 रुपये तक पहुँच गया है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में रमज़ानों में तो जिस बात की तवक्को थी वो ना हो सकी, यानी टमाटर गुज़िश्ता साल बहुत महंगा था, लेकिन इस दफ़ा टमाटर की कीमत बहुत कम रही। लेकिन ईद गुजर जाने के बाद भी कराची के बाज़ारों में ट्रेंड ये देखा गया कि टमाटर की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई हैं। आज जो सरकारी रेट है, कमिश्नर ऑफिस का दर्जा अव्वल 52 रुपये और दर्जा दोम 38 रुपये का रेट मुकर्रर है। लेकिन कराची के बाज़ारों में जो दर्जा दोम का टमाटर है वो 50 रुपये और 60 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि बाज़ इलाक़ों में जो अमीर तबके के इलाके समझे जाते हैं वहाँ पर टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये फ़ी किलो भी वसूल की जा रही है। जबकि जो बाज़ दुकानदार हैं उनका ये भी कहना है कि बकरीद तक टमाटर की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तवक्को भी है, यानी टमाटर मज़ीद महंगे हो सकते हैं। लेकिन जो सरकारी रेट के मुताबिक टमाटर अभी भी कहीं फ़रोख्त नहीं हो रहे। 38 वाला 50 और 60 रुपये है और जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक कहीं पर भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। अमेज़न की तरफ से पाकिस्तान को हाल ही में सेलर्स लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को होगा। छोटे सनतकारों की अहलियत बढ़ाने के लिए वजारत सनत के इदारे समीरा ने तरबियती प्रोग्राम कराने का फैसला कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। अमेज़न पर कमाना है तो तैयारी भी चाहिए। ब्रांड कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, इसकी तरबियत अब करेगा वजारत सनत का इदारा समेडा। हुकाम का कहना है कि छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को अमेज़न के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के काबिल बनाने के लिए पॉलिसी बना ली गई है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, एक हिकमत अमली वजह की है कि इसको कैसे लेकर हम आगे चलेंगे। उसके ऊपर ट्रेनिंग शामिल होगी SMEs की, जिनको हम आगाही दे सकें कि अमेज़न में रजिस्टर्ड सेलर होने का मतलब क्या है। ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन का कहना है कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे आना होगा। अमेज़न में ई-कॉमर्स का बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है इसमें तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स बनाएं, प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं और नई चीजें इजाद करें। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 19 लाख अफराद और कंपनियां अमेज़न के प्लेटफॉर्म से यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की खुशहाल मंडियों में अपना सामान फरोख्त कर रही हैं। कैमरामैन खावर महमूद और नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।